हेलो एवरीवन, मैं आपकी हिंदी की अध्यापिका दिव्या। आज फिर एक बार और आपके सामने एक नया विषय लेकर उपस्थित हुई हूँ। हमारा आज का विषय है रचना के आधार पर वाक्य के भेद, जो कि 10वीं कक्षा का एक महत्वपूर्ण विषय है। सबसे पहले हम जानेंगे कि वाक्य क्या होता है। वाक्य दो या दो से अधिक पदों के सार्थक समूह को जिसका पूरा पूरा अर्थ निकलता है वाक्य कहलाता है। इसकी एक और परिभाषा हो सकती है कि शब्दों के सार्थक समूह को वाक्य कहते हैं। वह पद समूह जिससे श्रोता को वक्ता के अभिप्राय का बोध हो। उदाहरण, सत्य की विजय होती है। वाक्य के दो अंग होते हैं, एक उद्देश्य और दूसरा विधेय। जिसके बारे में बात की जाए उसे उद्देश्य कहते हैं और जो बात की जाए उसे विधेय कहते हैं। जैसे उदाहरण के लिए हम एक वाक्य लेते हैं। वाक्य है मोहन प्रयाग में रहता है। इसमें उद्देश्य है मोहन और विधेय है प्रयाग में रहता है। यानी कि वाक्य के अंदर जो करता है वो होता है उद्देश्य और जितना भी बाकी बचा हुआ वाक्य है वो होता है विधेय। अब हम करते हैं रचना के आधार पर वाक्य के 3 भेद, जिनमें सबसे पहले है सरल वाक्य, दूसरा नाम है इसका साधारण वाक्य, दूसरा भेद है संयुक्त वाक्य और तीसरा भेद है मिश्रित या मिश्र वाक्य। पहले भेद सरल वाक्य का विवरण इस प्रकार है। इन वाक्यों में एक ही विधेय होता है, उन्हें सरल वाक्य या साधारण वाक्य कहते हैं। इन वाक्यों में एक ही क्रिया होती है, जैसे मुकेश पढ़ता है। दूसरा उदाहरण है राकेश ने भोजन किया। इस तरह से हम कई उदाहरण ले सकते हैं, जैसे राम ने पतंग उड़ाई इत्यादि। वाक्य का दूसरा भेद है संयुक्त वाक्य। जिन वाक्यों में दो या दो से अधिक सरल वाक्य समुच्चय बोधक अव्यय या योजक शब्दों से जुड़े हो उन्हें संयुक्त वाक्य कहते हैं। योजक शब्द होते हैं और, तथा, या, किंतु, इसलिए, परंतु इत्यादि। उदाहरण, वह सुबह गया और शाम को लौट आया। तीसरा वाक्य का भेद है मिश्रित या मिश्र वाक्य। जिन वाक्यों में एक मुख्य या प्रधान वाक्य हो और अन्य आश्रित उपवाक्य हो उन्हें मिश्रित वाक्य कहते हैं। इनमें एक मुख्य उद्देश्य और मुख्य विधेय के अलावा एक से अधिक समापिका क्रियाएं होती है, अर्थात एक क्रिया दूसरे पर डिपेंड होती है। जैसे ज्यों ही उसने दवाई पी वह सो गया। यदि परिश्रम करोगे तो सफल होगे। तीसरा उदाहरण है मैं जानता हूँ कि तुम्हारे अक्षर अच्छे नहीं बनते। इन वाक्यों में ज्यों ही, यदि और तो, कि इस तरह के शब्द है जिनके कारण यह मिश्र वाक्य बनते हैं। अब हम आश्रित उपवाक्य के भेद करते हैं, जिनमें पहला है संज्ञा उपवाक्य। संज्ञा उपवाक्य होता है प्रधान उपवाक्य में प्रयुक्त संज्ञा या संज्ञा पदबंध के स्थान पर जो उपवाक्य प्रयोग किया जाता है उसे संज्ञा उपवाक्य कहते हैं। इसमें आश्रित उपवाक्य प्रधान उपवाक्य की क्रिया के कर्म का काम करता है। इसकी पहचान एक योजक चिन्ह होता है, योजक शब्द होता है कि। उदाहरण देखिए, अब प्रधानाचार्य ने कहा कि कल छुट्टी रहेगी। कि कल छुट्टी रहेगी ये है हमारा आश्रित उपवाक्य और इसका भेद बनता है संज्ञा उपवाक्य। इसी का एक और उदाहरण हम लेते हैं। पिताजी को विश्वास है कि मैं सन्यासी हो जाऊंगा। अब इसमें भी किसे विश्वास है? पिताजी को। पिताजी एक संख्या है और इसमें की जो शब्द लगा है उसके कारण यह संख्या उपवाक्य बनता है। ऐसा लगता है कि आज वर्षा होगी। तो इन उदाहरणों से आपको समझ आया होगा कि संज्ञा उपवाक्य क्या होता है। आश्रित उपवाक्य का दूसरा भेद है विशेषण उपवाक्य। प्रधान उपवाक्य में प्रयुक्त संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले उपवाक्य को
विशेषण उपवाक्य कहते हैं। विशेषण उपवाक्य का प्रारंभ सर्वनाम के किसी रूप से होता है। इसके लिए उदाहरण है, यह वही बालक है जो कल चौराहे पर मिला था। जो कल चौराहे पर मिला था, यह आश्रित उपवाक्य है। वह चोर पकड़ा गया जिसने कार चुराई थी। यही वह घड़ी है जिसे सुमन ने मुझे जन्मदिन पर दिया था। अब जो इस तरह के वाक्य है, जो शब्द आने से, जिसने शब्द आने से, जिसे शब्द आने से, यह आश्रित उपवाक्य का विशेषण उपवाक्य बन जाता है। आश्रित उपवाक्य का तीसरा भेद है क्रिया विशेषण उपवाक्य। प्रधान उपवाक्य की क्रिया के संबंध में सूचना देने या विशेषता बताने वाले आश्रित उपवाक्य क्रिया विशेषण उपवाक्य कहलाते हैं। क्रिया विशेषण उपवाक्य मुख्य रूप से 5 प्रकार के होते हैं और ये पांचों प्रकार ही हमें करने होंगे, जो इस प्रकार हैं। क्रिया विशेषण का पहला प्रकार है कालवाचक उपवाक्य या समय जो बताता हो वह वाक्य। जैसे जब वर्षा हो रही थी तब छात्र मैदान में थे, यह समय बता रहा है। दूसरा है स्थानवाचक उपवाक्य, जिस विद्यालय में तुम पढ़ते हो उसी में मैं पढ़ता था, यानी कि उस विद्यालय के उस स्थान की बात हो रही है। तीसरा है रीतिवाचक उपवाक्य, जैसा वह लिखता है वैसा मैं भी लिखता हूँ। रीति का अर्थ होता है ढंग या तरीका, अब लिखने का ढंग बताया गया है। चौथा है परिमाणवाचक उपवाक्य, जितना उसने काम किया उतना फल मिल गया, मतलब माप तोल की बात हो रही है, जितना उसने काम किया उतना फल मिल गया। आगे है लास्ट परिणामवाचक, परिणाम यानी कि लास्ट रिजल्ट, यदि मैंने पूर्ण प्रयास किया होता तो अवश्य सफलता मिल जाए। इसमें व्यक्ति द्वारा किए गए कोशिश या परिणाम रिजल्ट के लिए बताया गया है। उम्मीद करती हूँ कि आपको ये सभी वाक्य और वाक्य के उपभेद आपको समझ आए होंगे। धन्यवाद।